So today we will discuss the definitions of op amp parameters. ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जो डिफरेंट पैरामीटर्स है, उस पैरामीटर्स के डेफिनेशन हम देखने वाले, उसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। उस ओपम के पैरामीटर को ओपम की कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। ओके, ओपम स्टडी करने के लिए कौन से पैरामीटर हमें स्टडी करना पड़ता है, वो हम अभी आज के लेक्चर में देखेंगे। ओके, देखो, ओपम पैरामीटर्स characteristics are important in practice because we can use them to compare the performance of various op-amp ICs and select the best suitable from them for the required application. देखो, हमें जब अगर कोई मोबाइल खरीदना होता है तो हम क्या करते हैं, उस मोबाइल के स्पेसिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि उस मोबाइल की साइज कितनी है, उस मोबाइल का वेट कितना है, उस मोबाइल का कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, फ्रंट कैमरा रियर कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, उसमें मेमोरी कितने जीबी की है, उसका प्रोसेसर कितने गीगाहर्ट्ज का है, कौन से टाइप का प्रोसेसर है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। वो एंड्रॉयड बेस्ड है या आईओएस उसमें सिस्टम है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं वाइल परचेसिंग अ मोबाइल। तो ये स्पेसिफिकेशंस रहते, कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। वैसे जब हमें किसी एप्लीकेशन के लिए सपोज ओपैम को सिलेक्ट करना है, अब डिफरेंट ओपैम की आईसी रहती है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की डिफरेंट आईसीज रहती है। तो कौन सा ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आईसी हमें सुटेबल रहेंगे हमारे एप्लीकेशन के लिए, उसके लिए हमें ये ओपैम के कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करना पड़ता है। ओके, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर लेना है तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कौन से कैरेक्टरिस्टिक देखना पड़ता है, या कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स से मतलब कौन से पैरामीटर की कितनी वैल्यू मतलब अच्छी रहती है, कितनी वैल्यू ये दैट इज नॉट गुड। तो कौन से एप्लीकेशन के लिए कितनी वैल्यू पैरामीटर की सुटेबल होती है, ये सब चीजें अब हम उसमें देखने वाले हैं। इसलिए हमें ये पैरामीटर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ओपैम कैरेक्टरिस्टिक्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, namely DC characteristics and AC characteristics. The DC characteristics include input bias current, input offset voltage, and thermal drift. Whereas AC characteristics include the frequency response, stability of op amp, frequency compensation, slew rate. ये सब चीजें हम अभी आने वाले हमारे टॉपिक में देखने वाले हैं। सो फर्स्ट विल सी ओपन लूप वोल्टेज गेन। देखो, ओपन लूप मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट के लेक्चर में बताया था कि ओपन लूप मतलब क्या, कि उसमें फीडबैक यूज नहीं करते हम, वी डोंट यूज फीडबैक, दैट इज कॉल्ड एज अ ओपन लूप। फीडबैक यूज नहीं करते इसका मतलब क्या, नो पार्ट ऑफ द आउटपुट इज फेड टू द इनपुट, दैट इज कॉल्ड एज अ ओपन लूप। तो ओपन लूप वोल्टेज गेन मतलब क्या, कि इनपुट में कितना वोल्टेज देने के बाद आउटपुट में कितना वोल्टेज मिलता है। तो एम्पलीफायर है मतलब वो क्या करता है, इनपुट में जितना वोल्टेज हम उसको देते हैं, आउटपुट में हमें उससे ज्यादा वोल्टेज मिलता है, मतलब सिग्नल एम्पलीफाई होता है। एम्पलीफाई होता है मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, पावर बढ़ती है, एम्पलीट्यूड बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ता है। ओके, अब देखो, वही ओपन लूप का वोल्टेज गेन कितना रहता है, या ये टर्मिनोलॉजी क्या है। इट इज द डिफरेंशियल गेन ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन ओपन लूप मोड ऑफ ऑपरेशन। ओपन लूप मोड इज द मोड ऑफ ऑपरेशन विदाउट एनी फीडबैक, किसी भी टाइप का फीडबैक उसे नहीं देना, दैट इज कॉल्ड एज ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। उस ओपन लूप मोड में उस ओपैम्प का गेन जो रहता है उसको बोलते हैं ओपन लूप वोल्टेज गेन, मतलब हमने उसको कुछ भी फीडबैक नहीं दिया। अब ये डायग्राम आप देख सकते हो, देखो ये इस टाइप का कनेक्शन जो रहता है, अब ये ओपैम्प में देखो आप, ये जो आउटपुट है, आउटपुट का इनपुट में कुछ भी कनेक्शन नहीं है, मतलब फीडबैक नहीं दिया है, तो इसको ओपन लूप कनेक्शन बोलते हैं। ओके, ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक में भी हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। पर आप एक बात याद रखो, ओपन लूप का मतलब क्या, आउटपुट का कनेक्शन इनपुट को नहीं रहता, नो आउटपुट इज फेड एज अ इनपुट। और ये इनपुट रहते हैं हमारे, और यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं। पिन नंबर 2 और 3 को हम इनपुट देते हैं, और पिन नंबर 6 से हम आउटपुट लेते हैं। तो इस ओपन लूप मोड में उसका जो वोल्टेज गेन रहता है उसको बोलते हैं ओपन लूप वोल्टेज गेन। और इसका इक्वेशन होता है VO इज इक्वल टू AV इंटू VD। VO मतलब क्या, आउटपुट वोल्टेज, इज इक्वल टू AV मतलब क्या, ओपन लूप गेन, और VD मतलब क्या, इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज, मतलब नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग का वोल्टेज, V1 माइनस V2, ये होता है हमारा इनपुट। सो आउटपुट इज इक्वल टू गेन इनटू इनपुट, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू गेन इनटू इनपुट वोल्टेज, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर ओपन लूप गेन, VO इज इक्वल टू AV इंटू VD।
और ये बहुत ही ज्यादा रहता है। आइडियली ये गेन इनफाइनाइट रहता है, और प्रैक्टिकली ओपम आईसी 741 के लिए ये गेन जो रहता है वो जनरली 2 लाख रहता है, 2 लाख। ओके, 2 × 10⁵ नेक्स्ट, डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस। डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस क्या रहता है? द डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस आर आई इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इनपुट रेजिस्टेंस, उसको इनपुट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेजर्ड at either the inverting or non-inverting terminal with the other terminal connected to ground। एक तो इन्वर्टिंग टर्मिनल को कनेक्ट करो या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को कनेक्ट करो, दोनों में से जिस टर्मिनल को हमने उस मेजर करने के लिए कनेक्शन किया तो अदर टर्मिनल ग्राउंड को करने का, उसको बोलते हैं इनपुट रेजिस्टेंस। तो आर आई शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए? जितनी ज्यादा उतनी बेटर है। इट इज फ्यू मेगा ओम, ये क्या रहती है? फ्यू मेगा ओम। मेगा ओम मतलब ये ज्यादा हो गई। फ्यू मेगा, मेगा मतलब 10⁶। फ्यू मेगा ओम फॉर ओपैम हैविंग द ट्रांजिस्टर एज इनपुट गेट। अगर उसको बीजेटी का अगर ओपैम बना है तो ये फ्यू मेगा ओम में रहती है। वेयर एज आर आई इज एक्सट्रीमली हाई, थाउजेंड्स ऑफ गीगा ओम। गीगा मतलब 10⁹ ओके, गीगा मतलब 10⁹ ओहम। कब? जब हमने ओपम कैसे डिजाइन किया है? विद द हेल्प ऑफ एफईटी बेस्ड इनपुट स्टेजेस। अगर हमने फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर अगर यूज किया है ओपम डिजाइन करने के लिए तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है, मतलब इनपुट रेजिस्टेंस रहता है कुछ थाउजेंड्स ऑफ गीगा हर्ट्ज में, गीगा ओहम में। और अगर हमने बीजेटी यूज किया, करंट कंट्रोल डिवाइस, तो ये फ्यू मेगा ओम में रहता है। ये बात याद रखो। जनरली डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस क्या रहता है? प्रैक्टिकली बहुत ही ज्यादा, और आइडियली ये इन्फिनिटी रहता है। एक बात याद रखो आप, प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा मतलब आइडियली इन्फिनिटी, और प्रैक्टिकली बहुत कम मतलब आइडियली 0। ओके, देखो आउटपुट रेजिस्टेंस, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आउटपुट रेजिस्टेंस। It is defined as the resistance measured by looking into the output terminal of the op amp with the input sources short circuited. It is denoted by RO and measured with respect to ground. आउटपुट टर्मिनल क्या करने का? ग्राउंड, आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में जो हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, बाकी के जो इनपुट टर्मिनल वो शॉर्ट सर्किट कर देने के, उसको बोलते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस। इनपुट सोर्सेस क्या करने के? शॉर्ट कर देने के, और आउटपुट टर्मिनल का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रेजिस्टेंस मेजर करने का। आर ओ शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, इसकी वैल्यू जितनी कम उतनी अच्छी है, बिकॉज दिस इंप्रूव द करंट सोर्सिंग कैपेसिटी एंड आउटपुट वोल्टेज रेगुलेशन। अब आउटपुट रेजिस्टेंस है ओपैम्प का, वो जितना कम उतना अच्छा है, क्योंकि वो क्या करता है? करंट सप्लाइंग कैपेसिटी उसकी बढ़ती है। देखो ये डायग्राम से हमें पता चलता है। अभी ये जो सर्किट जो है वो इंटरनल आर्किटेक्चर है या इंटरनल इक्विवेलेंट सर्किट है ओपैम्प की। यहाँ पे पिन नंबर V1, पिन नंबर 2 और 3 को इनपुट टर्मिनल्स रहते हैं हमारे, नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग। और हम जो, ये देखो ये नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग के बीच में जो रेजिस्टेंस रहता है उसको हम इनपुट रेजिस्टेंस बोलते हैं, और ये सबसे ज्यादा रहता है, हाई रहता है। आइडियली ये इन्फिनिटी रहता है, प्रैक्टिकली ये बहुत ज्यादा रहता है। फ्यू मेगा होम फॉर बीजेटी, बीजेटी बेस्ड ओपैम, एंड फ्यू गीगा, थाउजेंड्स ऑफ गीगा ओम फॉर एफईटी बेस्ड ओपैम। ओके, और ये आउटपुट रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं? आउटपुट टर्मिनल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के बीच में जो रेजिस्टेंस है, और ये सब इनपुट जो सोर्सेस है वो शॉर्ट सर्किट कर देने के, ये शॉर्ट सर्किट कर देने से उसका वोल्टेज 0 हो जाता, सॉरी उसका रेजिस्टेंस भी 0 हो जाता। शॉर्ट सर्किट करने से रेजिस्टेंस, ओके। सो ये जो रेजिस्टेंस है वो 0 हो जाता है बाकी के, और हमें आउटपुट रेजिस्टेंस क्लियरली हम मेजर कर सकते हैं। तो ये जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहना चाहिए? वो बहुत कम रहना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट, उसकी आइडियल वैल्यू 0 रहनी चाहिए आउटपुट रेजिस्टेंस की। आर आई शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल बिकॉज दिस इंप्रूव द करंट सोर्सिंग कैपेसिटी एंड आउटपुट वोल्टेज रेगुलेशन। जनरली उसकी जो वैल्यू है
वो 75 ओहम रहती है और ओपन आईसी 741, और आइडियली उसकी वैल्यू 0 रहती है। ठीक है, उससे क्या होता है, कम वैल्यू रहने से हमें करंट सोर्सिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ती है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ऑब्वियसली बढ़ेगा और वोल्टेज रेगुलेशन भी बढ़ता है। तो ये होगा आउटपुट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट इनपुट कैपेसिटेंस। इनपुट कैपेसिटेंस क्या है? इनपुट कैपेसिटेंस उसको सी आई से मेजर डिनोट करते हैं, सी सफिक्स आई इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मेजर्ड at either the inverting or non-inverting terminal with the other terminal connected to the ground. CI is defined as the way which is identical to that of the RI. ये RI के जैसा ही उसको मेजर करते हैं। जैसे RI कैसे मेजर करते हैं? इनपुट सपोज पिन नंबर 2 इन्वर्टिंग टर्मिनल को कनेक्ट किया, मल्टीमीटर का एक टर्मिनल और दूसरा ग्राउंड को कनेक्ट किया, उसके बीच में हम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे, मेजर कर रहे। ओके, it is equivalent capacitance measured either at the inverting or non-inverting terminal with other terminal connected to ground. आप इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ उसको मेजर करो या नॉन इन्वर्टिंग के साथ मेजर करो, तो जिसके साथ मेजर कर रहे हो तो अदर टर्मिनल आपको ग्राउंड को कनेक्ट करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं इनपुट कैपेसिटेंस। तो इट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। ये इनपुट कैपेसिटेंस क्या रहना चाहिए? कम रहना चाहिए। अब इसकी आइडियल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू का जो टेबल है हम अभी देखने वाले हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सा पैरामीटर कम रहना चाहिए, कौन सा ज्यादा रहना चाहिए, कितनी उसकी वैल्यू रहनी चाहिए, और ऐसा क्यों, वो कम क्यों, वो ज्यादा क्यों, उसकी भी धीरे धीरे वन बाय वन जैसे हम पढ़ते जाएंगे न्यू नए नए टॉपिक्स, तो आपको पता चलते जाएंगे। नेक्स्ट है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। नेक्स्ट इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। अभी इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या रहता है? आइडियली फॉर ए जीरो इनपुट वोल्टेज तो ओपम आउटपुट वोल्टेज शुड बी जीरो। अब आइडियली अगर हमने अगर सपोज हमने देखा कि सपोज हमने ओपम को कुछ भी इनपुट नहीं दिया, तो ऑब्वियसली आउटपुट भी कुछ नहीं मिलना चाहिए हमें। ये तो सीधी बात है कि अगर हमने कुछ इनपुट ही नहीं दिया तो आउटपुट भी कुछ नहीं मिलना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं। क्या होता है कि हमने कुछ भी इनपुट नहीं दिया फिर भी हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है ओपम के आउटपुट में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। ओके, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। अब देखो, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट सो। This is due to the unavoidable imbalances inside the op-amp, especially the imbalances in its differential input stage. तो क्या होता है? प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता मतलब क्या नहीं होता? अगर जीरो इनपुट दिया हमने, मतलब कुछ भी इनपुट ओपएम्प को नहीं दिया, फिर भी हमें ओपएम्प के आउटपुट में कुछ ना कुछ आउटपुट वोल्टेज मिलता है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द अनअवॉइडेबल इम्बैलेंसेस इनसाइड द ओपएम्प। इनसाइड ओपएम्प जो रहता है, हमने ओपएम्प की डायग्राम देखी थी, दो ओपएम्प को डिफरेंशियल जो सर्किट रहती है उसमें दो एम्पलीफायर रहते हैं। तो दो एम्पलीफायर में कुछ इम्बैलेंसेस होने की वजह से क्या होता है, कुछ करंट डिफरेंस में जनरेट होता है, और उस डिफरेंस की वजह से क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ इनपुट क्या होता है, इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज अप्लाई होता है ओपैम्प को, और उसकी वजह से हमें ओपैम्प का कुछ ना कुछ आउटपुट वोल्टेज मिलता है, और उसी को हम बोलते हैं, ये जो डिफरेंसेस है इनपुट टर्मिनल्स में इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के, उसको बोलते हैं इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज। सो वी हैव टू अप्लाई a small differential voltage at the input of the op amp to make the output voltage zero. This is called as the input offset voltage. तो क्या होता है, op amp की जो इम्बैलेंस स्टेजेस रहती है, देखो मैं आपको थोड़े से गूगल में सर्च करके बताता हूँ। ड्वेल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर हमने जो देखा था, ये जो इमेजेस हम गूगल में देखेंगे, अब ये सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे हमने, ये एक एम्पलीफायर है और ये एक एम्पलीफायर है। अब दोनों एम्पलीफायर में क्या है, दो डिफरेंट ट्रांजिस्टर है। दो डिफरेंट ट्रांजिस्टर कितने भी आइडेंटिकल रहो, पर कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंस होता है, और उस डिफरेंस की वजह से क्या होता है, देखो हमने इस एम्पलीफायर को ये इनपुट दिया V1, सपोज ये इन्वर्टिंग टर्मिनल का है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का है, और ये V2 सपोज इन्वर्टिंग टर्मिनल का है। ओके, तो हमने दो इनपुट सिग्नल दिए V1 और V2, तो V1 और V2 का जो डिफरेंस रहता है उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज।
पर ये दो ट्रांजिस्टर थोड़े अनबैलेंस होने की वजह से क्या होता है, हमने उन दोनों को इनपुट नहीं दिया है, कुछ भी इनपुट नहीं दिया है, इवन दो वी हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी इनपुट टू द दिस टू टर्मिनल्स, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। ये ट्रांजिस्टर के इम्बैलेंसेस की वजह से क्या होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंशियल वोल्टेज यहाँ पे पैदा होता है, जनरेट होता है। और उसकी वजह से क्या होता है, कुछ ना कुछ नॉन जीरो डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज अप्लाई होने की वजह से हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है, और वो आउटपुट हमें जीरो नहीं मिलता। इवन दो वी हैव प्रोवाइडेड जीरो इनपुट वोल्टेज और वी डोंट हैव प्रोवाइडेड एनी इनपुट वोल्टेजेस, वी गेट सम नॉन जीरो आउटपुट वोल्टेज। ये क्यों होता है, ये इंटरनल ट्रांजिस्टर के इम्बैलेंसेस की वजह से। तो उसको जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनपुट में कुछ ना कुछ वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ता है, सम वोल्टेज हमें अप्लाई करना पड़ता है, स्मॉल इनपुट वोल्टेज वी नीड टू अप्लाई एट द इनपुट ऑफ ओपैम्प टू मेक द आउटपुट वोल्टेज जीरो। तो हमें वो आउटपुट वोल्टेज क्या करना पड़ता है, जीरो करना पड़ता है। इस और उसको जो इनपुट वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं इनपुट डिफरेंशियल टर्मिनल्स को, उसको बोलते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो व्हाट इज इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इट इज द small differential voltage applied at the input of the op amp to make output voltage zero। आउटपुट वोल्टेज जीरो नहीं रहता है, नॉन जीरो रहता है। तो उसको जीरो करने के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट को कुछ स्मॉल टर्मिनल स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, बहुत ही कम रहता है, वो कुछ मिली वोल्ट में रहता है, उसको बोलते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। ओके, उसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे दी है। A small differential input voltage that is required to be applied to an op amp in order to make an output voltage zero is called as input offset voltage. Okay, the input offset voltage is denoted by V suffix IOS। the input offset voltage is normally in few millivolt range। उसकी वैल्यू कुछ मिली वोल्ट में रहती है, मिली वोल्ट मतलब बहुत ही कम। the value of input offset voltage is temperature dependent। ये टेम्परेचर पे डिपेंड होती है। आइडियली VIOS शुड बी इक्वल टू जीरो। आइडियली इसकी वैल्यू जीरो चाहिए, क्योंकि आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली अगर इनपुट वोल्टेज नहीं दिया तो आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, और ट्रांजिस्टर इम्बैलेंस भी नहीं रहना चाहिए आइडियली। और ट्रांजिस्टर इम्बैलेंस नहीं रहे तो V1 और V2 में कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा, और V1 और V2 में इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज पैदा नहीं होगा, क्रिएट नहीं होगा, उसकी वजह से हमें आउटपुट वोल्टेज जीरो मिलेगा। तो अगर आउटपुट वोल्टेज जीरो मिला तो इनपुट को हमें कुछ भी वोल्टेज देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या, आइडियली इनपुट ऑफसेट वोल्टेज शुड बी जीरो। नेक्स्ट डेफिनेशन इज आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। देखो अब आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या है। द आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज प्रोड्यूस ड्यू टू द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज इज कॉल्ड एज आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज हम देते हैं ट्रांजिस्टर के इनपुट को, उसकी वजह से जो आउटपुट में वोल्टेज फॉर्म होता है, क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। सो व्हाट इज आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज? आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज is a voltage generated due to the input offset voltage. That is a simple definition. Thus, due to the input offset voltage, there is an output voltage produced when the signal input is zero. A compensation network should be used in order to nullify the output voltage. कुछ compensation network हम यूज करते हैं, और उस नेटवर्क का यूज करके हम उसका आउटपुट वोल्टेज जीरो करते हैं। ओके, Thus, due to input offset, वो इनपुट ऑफसेट की वजह से क्या होता है, देयर इज एन आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस इवन व्हेन द सिग्नल इनपुट इज जीरो। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वजह से इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वजह से क्या होता है, कुछ आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, कुछ भी इनपुट नहीं देने के बाद में भी। तो हम क्या करते हैं, कंपेंसेशन नेटवर्क यूज करते हैं, और उसका यूज करके आउटपुट वोल्टेज को नलीफाई कर देते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज अ इनपुट बायस करंट। नेक्स्ट डेफिनेशन इज इनपुट बायस करंट। व्हाट इज इनपुट बायस करंट देखेंगे हम अभी। तो डिफरेंट क्वेश्चंस उसमें पूछ सकते हैं एग्जाम में। अब देखो उसकी डेफिनेशन क्या है।
इनपुट बायस, बायस मतलब जो बेस को हम इनपुट देते हैं उसको बायस बोलते हैं। इनपुट बायस करंट IB is defined as the average of the current flowing into the two input terminal of the op amp, that is IB1 and IB2 as shown in figure। देखो ये op amp है, ये op amp के दो इनपुट टर्मिनल में ये इन्वर्टिंग हो गया और ये नॉन इन्वर्टिंग हो गया, और उस इन्वर्टिंग में और नॉन इन्वर्टिंग में जो करंट फ्लो होता है उसको बोलते हैं बेस करंट या बायस करंट। देखो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में जो करंट फ्लो रहा है उसको हम आई सफिक्स B1 बोलेंगे, बायस करंट 1, और IB2 जो इन्वर्टिंग टर्मिनल में फ्लो रहा है उसको बोलेंगे हम बायस करंट 2। ठीक है। इनपुट बायस करंट IB इज डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ द करंट फ्लोइंग इनटू द टू इनपुट टर्मिनल ऑफ द ऑप एम्प। तो देखो इन्वर्टिंग टर्मिनल में IB1 फ्लो हो रहा है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में IBM फ्लो हो रहा है, और इन्वर्टिंग टर्मिनल में IB2 फ्लो हो रहा है। तो उन दोनों का जो एवरेज है IB इज इक्वल टू IB1 प्लस IB2 डिवाइडेड बाई 2, तो उस एवरेज को बोलते हैं इनपुट बायस करंट। आइडियली द करंट्स IB1 एंड IB2 मस्ट बी जीरो। आइडियली ऐसे करंट फ्लो नहीं होना चाहिए बेस में। अगर हमने दोनों टर्मिनल को ग्राउंड को कनेक्ट किया तो ग्राउंड को कनेक्ट करने के बाद कुछ भी करंट फ्लो नहीं होना चाहिए एक्चुअली, पर ये टेम्परेचर की वजह से करंट कुछ फॉर्म होता है क्योंकि ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है, और सेमीकंडक्टर डिवाइस की कंडक्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है। ओके, इसीलिए कुछ ना कुछ करंट उसमें फ्लो होता है, उसको हम बोलते हैं बायस करंट, उसके एवरेज को हम बोलते हैं बायस करंट। आइडियली जो हमने अगर सोचा, आइडियली ये करंट की वैल्यू जीरो रहनी चाहिए, बट फॉर प्रैक्टिकली ओपैम दे डू नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू द फाइनाइट वैल्यू ऑफ द इनपुट रेजिस्टेंस। अब इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर इन्फिनिटी है तो इसकी वैल्यू जीरो रहेंगी, पर इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिट नहीं रहती, इसलिए क्या होता है उस इनपुट रेजिस्टेंस से कुछ ना कुछ करंट फ्लो होता है। वो बहुत ही कम रहता है पर कुछ ना कुछ करंट होता है, उसको बोलते हैं बायस करंट। ड्यू टू द स्लाइट डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर यूज्ड इन द इनपुट स्टेज ऑफ ओपैम, द टू करंट्स ऑफ IB1 एंड IB2 आर नॉट इक्वल। मैंने ऑलरेडी आपको पता है कि दो ट्रांजिस्टर जो रहते हैं, ये जो दो ट्रांजिस्टर ये ये इक्वल नहीं रहते, ये ओपैम और ये ओपैम, ये इक्वल नहीं होने की वजह से क्या होता है, ये इनमें फ्लो होने वाला जो बायस करंट है वो भी इक्वल नहीं रहेगा, मतलब अनइक्वल रहेगा। IB1 और IB2 की वैल्यू सेम नहीं रहेंगी। ठीक है। द इनपुट बायस करंट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। ये याद रखो, इनपुट बायस करंट की वैल्यू कैसी रहनी चाहिए, एज लो एज पॉसिबल, जितनी कम उतनी ज्यादा, जितनी कम उतना अच्छा है। इट कैन बी रिड्यूस टू पिको एम्पियर। देखो पिको मतलब 10⁻⁻12, इतनी कम पिको एम्पियर तक उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग FET ओपैम। अगर हमने फीडबैक ट्रांजिस्टर का ओपैम यूज किया तो वो पिको एम्पियर तक हम उसको कम कर सकते हो। पिको पिको एम्पियर मतलब ये एज गुड एज इट इज निग्लिजिबल। द वैल्यू ऑफ इनपुट बायस करंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर के बढ़ने से इसकी वैल्यू बढ़ती है क्योंकि ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है। समझ में आ गया? सो दिस इज द इनपुट बायस करंट। ओके, नेक्स्ट इज इनपुट ऑफसेट करंट। उसको डिनोट करते हैं IOS, आई सफिक्स IOS, इनपुट ऑफसेट करंट। देखो द इनपुट ऑफसेट current IOS of an op-amp is defined as the algebraic difference between the current flowing into its inverting and non-inverting terminals. Mathematically, it is expressed as IOS is equal to IB1 minus IB2। देखो जो बायस करंट फ्लो होते हैं ये ये IB2 और IB1, इन दोनों का जो अल्जेब्रिक डिफरेंस रहता है उसको क्या बोलते हैं, इनपुट ऑफसेट करंट। Where IB1 is the current flowing into the non-inverting input and IB2 is the current flowing into the inverting terminal of the op-amp. Ideally, the input offset current must be zero. Ideally जीरो रहना चाहिए क्योंकि आइडियली IB1 और IB2 दोनों सेम रहना चाहिए, और दोनों सेम होने की वजह से इनके डिफरेंस भी जीरो होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली इट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। प्रैक्टिकली जितनी कम रहेंगी उतना अच्छा रहता है। द इनपुट ऑफसेट करंट एग्जिस्ट ड्यू टू द अनइक्वल करंट्स IB1 and IB2 flowing into the input terminal of the op-amp.
ओपेम के इनपुट टर्मिनल में जो अनइक्वल करंट फ्लो होते हैं IB1 और IB2, उसकी वजह से ये डिफरेंस नॉन जीरो रहता है। देखो IB1 और IB2 के वैल्यूज दोनों से एक दूसरे से डिफरेंट रहती है, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर यूज किए रहते हैं यहाँ पे, मैं बार बार वही दोहरा रहा हूँ कि ये ट्रांजिस्टर जो यूज करते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर में, वो अनइक्वल रहते हैं। मतलब कितना भी हम उसको इक्वल रखने का ट्राई करेंगे, फिर भी कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस रहता है, और उसकी वजह से वो करंट फ्लो होते हैं। ओके, दे आर नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल और इक्वल। द इनपुट ऑफसेट करंट फॉर BJT op-amp इज फ्यू टेंस ऑफ और हंड्रेड्स ऑफ नैनो एम्पियर। अगर हमने BJT का op-amp डिजाइन किया है और यूज कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यू रहती है वो फ्यू हंड्रेड्स ऑफ नैनो एम्पियर में रहती है। नैनो एम्पियर मतलब 10⁻⁻⁹ एम्पियर। और फॉर FET op-amp इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू पिको एम्पियर। पिको मतलब 10⁻12 एम्पियर। ओके, the input offset current will give rise to finite output voltage even when input voltage is zero। ये जो input offset current रहता है will give rise to the finite output voltage even though input voltage is zero। input voltage zero रहने के बाद में भी ये इनपुट ऑफसेट करंट की वजह से क्या होता है, कुछ आउटपुट वो फॉर्म कर सकता है ओपेम्प के आउटपुट में। तो आइडियली इसकी वैल्यू जीरो रहनी चाहिए, और प्रैक्टिकली ये फ्यू नैनो एम्पियर या पिको एम्पियर में रहती है। दैट इज व्हाई इट शुड बी रिड्यूस्ड टू अ लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू। द इनपुट ऑफसेट करंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ऑब्वियसली ये सेमीकंडक्टर डिवाइस होने की वजह से क्या होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रहते हैं। द नेक्स्ट कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ये हमने देखा था ऑलरेडी। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो फिर से एक बार उसको हम रिवाइज करेंगे। फॉर एन op-amp द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल गेन टू द कॉमन मोड गेन। देखो डिफरेंशियल गेन मतलब क्या, जो इनपुट सिग्नल हमने दिया है दो इनपुट टर्मिनल को, नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग, उसके बीच का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस के अकॉर्डिंगली जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलता है, और वो आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय ये डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल गेन, और वो हमारा यूजफुल गेन रहता है। और दूसरा रहता है कॉमन मोड गेन। ये कॉमन मोड गेन क्यों रहता है, क्या रहता है कि दो इनपुट टर्मिनल्स पे कुछ कॉमन वोल्टेज प्रेजेंट रहता है, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग की, और इसके वजह से कुछ आउटपुट वोल्टेज हमें मिलता है, उसको बोलते हैं कॉमन मोड वोल्टेज। और उस कॉमन मोड आउटपुट वोल्टेज और डिवाइडेड बाय कॉमन मोड इनपुट वोल्टेज, उसका जो रेशियो है उसको बोलते हैं कॉमन मोड गेन। तो ये कॉमन मोड गेन ऑलवेज आइडियली जीरो रहना चाहिए, पर जीरो नहीं रहता आइडियली, तो प्रैक्टिकली ये बहुत कम रहना चाहिए। तो ये जो रेशियो है डिफरेंशियल गेन टू द कॉमन मोड गेन, उसको बोलते हैं CMRR। तो अब देखो ये डिफरेंशियल गेन तो ज्यादा रहना चाहिए, और कॉमन मोड गेन आइडियली जीरो रहना चाहिए। सो एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ये कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो है CMRR, ये आइडियली इन्फिनिटी रहना चाहिए, और प्रैक्टिकली ये जितना ज्यादा रहे उतना अच्छा है। तो CMRR इंडिकेट द कैपेबिलिटी ऑफ द op-amp टू सक्सेसफुली रिजेक्ट द कॉमन मोड सिग्नल। वो कॉमन मोड सिग्नल को कितने सक्सेसफुली रिजेक्ट कर सकता है, उसकी जो कैपेबिलिटी है op-amp की, उसको बोलते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। CMRR इज डिनोटेड बाय रो एंड इट इज जनरली एक्सप्रेस इन डेसिबल। ये जनरली डेसिबल में एक्सप्रेस करते हैं। CMRR शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। उसकी वैल्यू जितनी अच्छी उतनी, जितनी ज्यादा है उतनी अच्छी रहेगी। CMRR और CMRR of a practical op-amp is not infinity। आइडियली इन्फिनिटी रहना चाहिए। हाउएवर इट इज वेरी हाई फॉर IC741, ये 90 dB रहती है, या उसको 31,622 इतनी रहती है। सच a high CMRR helps to reject the common mode signal such as noise successfully। तो नॉइस की वजह से ये कॉमन मोड आउटपुट हमें मिलता है, कॉमन मोड गेन मिलता है, तो वो हम उसको इजीली रिजेक्ट कर सकते हैं अगर हमने ये op-amp IC741 अगर यूज किया, तो हमें ये ज्यादा से ज्यादा 90 dB या 31,622 तक CMRR हमें मिलता है। ओके, सो दिस इज द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। नेक्स्ट है पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। बाकी के पैरामीटर हम अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारे।